So welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 4 of class 9 science, that is structure of atom. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So देखो हमने जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ते आ रहे थे कि मैटर क्या है और किस किस टाइप का मैटर होता है और किस किस चीजों से मिलकर मैटर बना होता है। तो उन चैप्टर में हमारा मतलब ये क्लियर हो गया था कि मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। और मैटर हमारा क्या टीनी पार्टिकल्स मींस एटम से मिलकर बना होता है। अब देखो इन सब पे रिसर्च हो चुकी थी और इन सब पे सब सेटिस्फाई भी थे, मींस इन सब पे क्या हो गया था, टिक लग चुका था इन क्वेश्चंस पर कि हाँ भाई क्या मैटर क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं और मतलब प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, ये सब चीजें क्लियर हो चुकी थी। अब एक नया क्वेश्चन अराइज होता है कि जब उसमें यहाँ पर क्या हुआ कि जब किसी दो मतलब कि सब्सटेंसेस को आपस में रब करते हैं तो वहां पर क्या हो रहा था, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था। चार्ज प्रोड्यूस होने का मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे या फिर वो एक दूसरे से क्या दूर जा रहे थे, मींस रेपल कर रहे थे। तो ये चीज उनको साइंटिस्ट को क्या देखने को मिली। तो उन्होंने सोचा कि मैटर ठीक हो गया, एटम ठीक हो गया, सब्सटेंसेस क्लियर हो गए, लेकिन ये जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने अपनी रिसर्च की और उन्होंने बताया, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो मैटर होता है, जो एटम्स होते हैं, उनके अंदर हमारे क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मींस जो हमारा ये एटम है, एटम सिर्फ हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट तो है, मींस जो बिल्डिंग ब्लॉक तो है एटम्स का, लेकिन इसके अंदर भी हमारे क्या पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर हमारा क्या है, चार्ज होता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इस तरह के हमारे चार्जेस होते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री होती है साइंटिस्ट की, जो कि है जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने मतलब कि अपना एक्सपेरिमेंट किया और वहां से कंक्लूड मतलब कि वहां से जो अपना आंसर दिया वो कहा कि जो एटम होता है उसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। मींस एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है जिसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ये किसने दिया गया, जे थॉमसन ने। ऐसे ही दूसरी रिसर्च की रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड नहीं, गोल्डस्टीन, नाम का ध्यान रखना, यहां पर आया गोल्डस्टीन, STIEN। तो सेकंड साइंटिस्ट आए गोल्डस्टीन। इन्होंने अपनी रिसर्च की, इन्होंने रिसर्च की अपनी कैनाल रेज पर। कैनाल रेज क्या होती है, कैनाल रेज हमारी पॉजिटिव रेज होती है, पॉजिटिव चार्ज की रेज होती हैं। इन्होंने इस पर रिसर्च करने के बाद बताया कि जो एटम्स होता है उसके अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसका नाम दिया गया प्रोटॉन। ठीक है, तो जे थॉमसन और गोल्डस्टीन, दो साइंटिस्ट ने जो एटम का उसको और डिवीजन किया गया, उसको अंदर बताया गया कि उनके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन और दूसरे का नाम है हमारा प्रोटॉन। और जो प्रोटॉन होता है वो एक तरीके से 20,000 टाइम्स हमारा क्या होता है, हैवियर होता है इन कंपैरिजन टू मास टू द इलेक्ट्रॉन। मींस इलेक्ट्रॉन से हमारा ये इतना ज्यादा भारी होता है। सॉरी 20,000 नहीं, हमारा 2,000, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई है, इसको कम कर लेना। 2,000 हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा में होता है कौन, प्रोटॉन। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया था कि एटम्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एक हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन और दूसरा हो गया हमारा प्रोटॉन। यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई थी। अब देखो नया क्वेश्चन यहां से अराइज हुआ साइंटिस्ट के बीच में, वो ये हुआ कि जो ये चार्ज पार्टिकल्स है ये अरेंज किस तरीके से, मींस जो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये साथ में रह रहे हैं या फिर अलग अलग रह रहे हैं, मींस एटम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसे है। तो यहां पर आगे स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी आता है। तो इसमें भी सबसे पहले साइंटिस्ट की जो मतलब की एंट्री होती है वो होती है जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग एक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया। उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो एक स्फेरिकल शेप में, लाइक आपका क्रिसमस पुडिंग और लाइक आपका वाटरमेलन, जिसमें कि जो पूरा जो एटम है वो हमारा क्या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में फैला हुआ है, जैसे वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है वो, और जो नेगेटिव पार्टिकल्स है वो बीच बीच में जैसे सीड्स होते हैं उस तरीके से क्या एम्बेडेड है। ये जो सारा पार्टिकल, सारा सब कुछ जो स्फेयर हो गया वो हमारा पॉजिटिव है और बीच बीच में कहीं कहीं पर हमारे क्या नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पर, और जो प्रोटॉन है वो सब जगह पर ऐसे फैले हुए हैं। इस तरीके से जो जे थॉमसन थे उन्होंने अपना क्या दिया, फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उन्होंने अपना क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया जो कि दिखने में कुछ इस तरीके से होता है। इसको कंपेयर किया उन्होंने क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन के स्ट्रक्चर से। अब देखो यहां तक बात ठीक थी कि चलो ये बताया गया कि हाँ किस तरीके, मतलब ये बात क्लियर होगी कि स्फेरिकल शेप में होता है, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन सबसे बड़ा ये अराइज मतलब कि क्वेश्चन ये उठाया गया कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल साथ साथ में रह रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे,
लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे मीन्स एक दूसरे में मतलब कि मिल जाएंगे, और मिलने से क्या हो जाएगा, ये पूरा एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब कि ये चीजें क्या होंगी, अनस्टेबल होंगी। बट ये पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स और जितनी भी हमारे पास आसपास मैटर है वो तो क्या है, स्टेबल है। अब स्टेबल है तो मतलब कि इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी को मतलब कि जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। तो जे थॉमसन का जो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम आता था उसको क्या कर दिया गया, मतलब कि रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। अब यहां पर सेकंड साइंटिस्ट की एंट्री होती है जो कि है हमारे सेकंड रदरफोर्ड, RUTHER, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि काफी मतलब कि आपने नाम भी सुना है, काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो ये होगी हमारी एक तरीके से गोल्ड की फॉइल। तो गोल्ड की फॉइल में हमारा वो उन्होंने गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि ये क्या होती है, ये बहुत मेलेबल होती है, मीन्स इसको हम क्या बहुत ज्यादा पतली शीट में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ली अल्फा रेज पार्टिकल्स का। इन्होंने क्या किया, अल्फा रेज, बहुत सारी अल्फा रेज को जो गोल्ड फॉइल है उस पर बॉम्बार्ड किया गया, और वहां पर जो उनको ऑब्जर्वेशन हुई उसको ऑब्जर्व करके वहां से उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया। तो जो अल्फा रेज थी, अल्फा रेज क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती हैं। ये जो अल्फा रेज होती है हीलियम का पॉजिटिव नंबर होती है। अल्फा रेज क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज रेज को गोल्ड फॉइल, ये हमारी क्या है, ये हमारी गोल्ड फॉइल है, लिख देते हैं इसको भी। ये एक्सपेरिमेंट आपको बिल्कुल अच्छे से पता भी होना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं इसके बारे में, जो मेन कंक्लूजन है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्ड किया गया, और यहां से उन्होंने क्या की, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखी। तो ऑब्जर्वेशन में 3 पॉइंट्स इनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। 3 पॉइंट उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किए कि सबसे पहले तो जो मोस्ट ऑफ द रेज थी वो क्या गई, गो स्ट्रेट, मतलब कि मोस्ट ऑफ द रेज जो है वो सीधी ही निकल गई। जैसे इन्होंने इधर से भेजी, यहां पर इन्होंने क्या लगाया हुआ था, सेंसर बोर्ड लगाया हुआ था, सेंसर। तो यहां पर इन्होंने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द रेज हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स की जो अल्फा रेज है वो गोल्ड फॉइल से सीधी ही निकल गई, मतलब उनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो जैसे यहां से जिस एंगल पर यहां से गई उसी एंगल पर वो वहां से मिल गई। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उनकी ये कि मोस्ट ऑफ द रेज स्ट्रेट गई। सेकंड क्या है, डिफ्लेक्शन, DFLECTION, स्मॉल, मतलब कि उन्होंने देखा कि कुछ रेज क्या बहुत स्मॉल एंगल्स पर क्या हुई है, डिफ्लेक्ट हुई है। मतलब यहां से कोई रेज गई ऐसे और वो हल्की सी डिफ्लेक्ट हो गई, यहां से कोई रेज गई वो बहुत हल्की सी, मतलब बहुत छोटे से एंगल पर क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा। थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा कि जो उन्होंने 12,000 रेज मतलब बॉम्बार्ड की थी उसमें से सिर्फ एक रेज क्या हो गई, कम बैक कर गई, मतलब रिबाउंड कर गई। मतलब कि यहां से ये गई और टकरा के ये क्या हो गई, वापस हो गई, मतलब पूरी यहां तक आप उनको सेंसर में उनको नहीं मिली। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी कि मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द रेज है वो स्ट्रेट गई है, सेकेंडली कुछ ही रेज है बहुत स्मॉल एंगल पे आपकी क्या हुई है, मतलब डिफ्लेक्ट हुई है, और थर्ड उन्होंने बात कही कि 12,000 में से 12,000 रेज में से सिर्फ एक रे ही क्या हुई है, रिबाउंड हुई है, वापस आई है। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। इन ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने क्या दिया, कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन भी उन्होंने 3 कंक्लूजन दिए। फर्स्ट कंक्लूजन तो उन्होंने ये दिया कि मोस्ट ऑफ द जो एटम है वो एम्प्टी है, मतलब कि जो एटम है वो अंदर से क्या, मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो क्या है, खाली ही है, उसमें वहां पर कोई भी मैटर नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। सेकंड उन्होंने बात की कि जो एटम है उसके अंदर क्या पॉजिटिव चार्ज है और वो क्या है, बहुत लिटल है, LITTLE, मतलब कि जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है लेकिन वो बहुत थोड़ा सा है, मतलब बहुत लो क्वांटिटी में है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस इन लिटल क्वांटिटी, और वो क्या है, एट सेंटर। थर्ड बात उन्होंने कही इसके अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं अंदर वो बहुत कम है, लेकिन है तो वो सिर्फ एक ही जगह पर है। मतलब कि अगर मेरा ये पूरा एक एटम हो गया तो इसके अंदर जो पॉजिटिव है वो बिल्कुल अगर सेंटर में, सेंटर की तो बात नहीं है, अगर कहीं पर भी है तो वो बहुत छोटे से पार्टिकल में है। कंपैरिजन उन्होंने दिया, जैसे अगर एक फुटबॉल का पूरा ग्राउंड है, बिल्कुल फुटबॉल का पूरा ग्राउंड, उसमें अगर एक मैं बिल्कुल छोटा सा चने का दाना रख दूं तो उसको मतलब कि वो क्या हो गया, वो मेरा न्यूक्लियस मीन्स जहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एम्बेडेड है वो हो गया, और जो पूरा फुटबॉल ग्राउंड हो गया वो मेरा क्या हो गया, एटम हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने अपना क्या कंक्लूजन दिया कि मोस्ट ऑफ द एटम खाली है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो बहुत कम है, सेकेंडली जो जितना भी है वो सिर्फ एक जगह पर ही मतलब क्या है, स्टेबल है, एक जगह पर ही रखा हुआ है। इस तरीके से उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दिया। अब इन्होंने क्या किया, अपना एटम का स्ट्रक्चर दिया, मींस एटम स्ट्रक्चर किनका, रदरफोर्ड ने अपना एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से दिया कि जो मोस्ट ऑफ द एटम है वो तो खाली है, और जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो बिल्कुल सेंटर में क्या है, मेरे रखे हुए हैं, और जो सेंटर है, सेंटर में पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव
चार्ज सारा है रखा हुआ है, स्टेबल है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसपास क्या करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो उसके आसपास पॉजिटिव पार्टिकल के आसपास रोटेट करते हैं। इस तरीके से इन सब ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखने पर उन्होंने अपना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया वो कुछ इस तरीके से दिया। मींस अगर पॉइंट्स में ध्यान रखना चाहिए, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो हम बताएंगे कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड द पॉजिटिव चार्ज इज एम्बेडेड एट द सेंटर। ये इन्होंने मेनली 3 पॉइंट इसके बारे में बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि इन्होंने रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने, जो कि सेकंड हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है। अब देखो यहां तक बात बिल्कुल ठीक है, काफी हद तक सब कुछ सही लग रहा था, बट यहां पर क्वेश्चन उठा स्टेबिलिटी पर। जैसे फर्स्ट में रदरफोर्ड पर उठाता ना क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सेम यहीं पर अराइज हुआ कि स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन हुई। क्योंकि अगर कोई चीज अगर मोशन करेगी, स्पेशली सर्कुलर मोशन करेगी, तो वो अपनी एनर्जी को लूज करेगी। अगर एनर्जी को लूज करेगी तो वो तो कुछ टाइम बाद, मींस जो ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे रोटेट करते 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 कुछ सेकंड में ही किस में, इस न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए। मींस पॉजिटिव, अब पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा ही, इलेक्ट्रॉन घूमते 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 क्या है, इस पॉजिटिव न्यूक्लियस में आके सारे गिर जाएंगे। गिरने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो हमारे पास क्या पूरा एटम ही क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, मींस खत्म हो जाएगा। लेकिन मतलब स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं करेगा। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं है, हर मैटर क्या है अपनी अपनी जगह पर ही रखा हुआ है। तो ये भी यहां पर मतलब इस क्वेश्चन की वजह से क्या हो गया, इस क्वेश्चन की वजह से ये रिजेक्ट हो गया। किस क्वेश्चन की, कि ये स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया। कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये बात मतलब कि ये स्ट्रक्चर काफी सही है, पहले वाले से सही है, बट अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे। एनर्जी को लूज करेंगे तो वो क्या है, कुछ टाइम बाद उस पॉजिटिव न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए, जिस वजह से स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं हो पाई। तो ये वाला एटम रदरफोर्ड का जो स्ट्रक्चर था वो भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो थर्ड हमारा स्ट्रक्चर आता है वो आता है बोर साइंटिस्ट का। ठीक है, बोर ने अपना स्ट्रक्चर दिया, बोर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, उन्होंने कुछ नया स्ट्रक्चर नहीं दिया, जो रदरफोर्ड का था उस पर ही स्टडी की और उसमें ही कुछ चेंजेस किए, उसमें ही अपनी रिसर्च की। उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो न्यूक्लियस में मींस एक जगह पर ही है, बिल्कुल ठीक बात है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आसपास रिवॉल्व करते हैं, ये भी बात ठीक है। लेकिन इन्होंने बस इन्होंने क्या की, एक बात ऐड की है, वो ये बात ऐड की है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या है, रोटेट करते हैं। फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आसपास रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज अगर किसी भी चीज के अराउंड रिवॉल्व करेगी, एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी, तो वो क्या होगी, अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगी। और वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगी तो वो सेंटर में आके गिरेगी नहीं। इसलिए यहां पर ये क्या होता है, स्टेबिलिटी, स्टेबल को मतलब कि क्या होता है, डिफाइन कर देता है। तो इसको मतलब इस जो बोर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, इसको काफी हद तक मतलब कि स्टडी किया जाता है। इसको माना जाता है कि हाँ ये काफी हद तक सही है, मतलब कि ये रियल लाइफ में भी और वैसे भी काफी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। कि हाँ मतलब मेन बात है स्टेबिलिटी को भी डिफाइन कर रहा है ना, कि पॉजिटिव चार्ज बीच में, इलेक्ट्रॉन जो हमारे नेगेटिव चार्ज है वो उसके आसपास रोटेट कर रहे हैं और एक फिक्स ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी एनर्जी को भी लूज नहीं कर रहे। तो ये आ जाता है हमारा बोर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब जो नेक्स्ट चीज इसमें आती है, उन्होंने बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होता है। सबसे ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि फिक्स्ड ऑर्बिट है तो फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी फिक्स ही होंगे। तो उन्होंने वहां पर उन्होंने नाम दिया गया शेल का। जैसे ये मेरे पास पॉजिटिव हो गया, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये हमारी थर्ड शेल हो गई। फर्स्ट शेल को उन्होंने नाम दिया के और फिर एल, फिर एम और फिर एन, मतलब कि ऐसे हमारे चलते जाएंगे, जो कि हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, के एल एम एन। तो एन को उन्होंने बोला जो फर्स्ट होगी के वो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 और फिर 4, ऐसी ये के, ये एल, ये एम और ये एन। मतलब कि फर्स्ट शेल का नाम 1 या फिर के, फिर 2 केल और 3 एम और 4 एन। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, नेम का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे जा सकते हैं वो फॉर्मूला उन्होंने दिया गया 2n² से, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। ठीक है, कौन से नंबर ऑफ की शेल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम के में देखना चाहेंगे, के में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2n²। यहाँ पर n मतलब कि कौन से नंबर पर है, के फर्स्ट नंबर पर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 यानी 2 × 1 यानी 2। मतलब कि जो फर्स्ट शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फर्स्ट शेल में हमारे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वही फिक्स पाथ में रोटेट कर सकते हैं, 2 से ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। फिर बात करते हैं एल की। एल में क्या हो गया, 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 2 × 4 यानी हमारा आ जाएगा 8। मतलब कि सेकंड शेल में हमारे कितने आ जाएंगे, सेकंड शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ऐसे ही फिर उन्होंने क्या किया, एम का किया, एम में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18। मतलब कि थर्ड शेल में आपके कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पर आप 18 फिलअप
कर दोगे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया। और यहाँ पर मतलब कि उन्होंने एक पॉइंट और ऐड किया, जैसे हम नॉर्मल गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो उसमें एक लेवल से दूसरे लेवल जाने के लिए हमें कुछ टास्क या फिर कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो ऐसे ये कुछ पॉइंट्स थे कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 18, और ऐसे आगे जाएंगे तो 32, ऐसे हमारा नंबर बढ़ता जाएगा। बट अगर आपने गेम में भी देखा होगा तो वहाँ पर अगर हम कुछ मिनिमम पॉइंट्स या कुछ मिनिमम टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट लेवल पर जंप कर लेते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है, 5 स्टार हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 या फिर 3 स्टार मान लो। एक गेम में बिल्कुल अच्छा करोगे तो आपको 5 स्टार मिलेंगे, 4 स्टार मिलते हैं, 3 स्टार मिलते हैं। अगर आप मिनिमम 3 स्टार भी लेके आ जाते हो, आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हो। तो ऐसा कुछ गेम में मतलब कि होता है। ऐसा ही यहाँ पर उन्होंने मतलब कि चीजें ऐड की कि अगर किसी यहाँ पर के को तो हटा दो, एल एम एन एन में अगर आप मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेक्स्ट शेल में जा सकते हैं। जैसे एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। तो 18 की जगह अगर वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन भी आ गए तो जो 9th वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका बाद में किस में जा सकता है, वो एन वाली शेल में जा सकता है, मतलब एक एक्स्ट्रा में जा सकता है। तो मिनिमम हमारे कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होने चाहिए, वो हमारे 8 होने चाहिए शेल में, और मैक्सिमम तो वो 2n² के नंबर से ही हमारा आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिया। तो सारे जो भी हमारे एटम्स हैं उनका जो भी एटॉमिक नंबर होता है उस हिसाब से जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उसी का उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2n² के फॉर्मूले से। ये सब हमारा इस चीज से आ जाता है। ये सब किसने बताया, जो बोर साइंटिस्ट थे, और जो मतलब कि उन्होंने अपना एटम दिया और फिर अपना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये जो सब मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ, इन सबको बिल्कुल अच्छे से पीडीएफ जो नोट्स फॉर्मेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप सिंपली वहाँ से देख लेना। बाकी इंस्टाग्राम पर सारी आपकी वीडियोस और सब कुछ जो नोट्स है वो पहले से अपलोड है, वो आप वहाँ पर चेकआउट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हमारा रदरफोर्ड हो गया, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मैंने सब लिख भी रखे हैं ताकि आपका कोई भी टॉपिक क्या है मिस ना हो। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, एक सेकेंड, हाँ, अब यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका आता है एटम मास, मतलब एटम का मास। तो देखो एटम का मास मतलब सिंपल क्या होगा, एटम क्या है, एक पूरा यूनिट हो गई। तो अगर एटम का मास करेंगे तो एक तरीके से हमें जो प्रोटॉन हो और इलेक्ट्रॉन है उनको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास आना चाहिए। ये तो सिंपल पॉइंट है भाई। एटम के अंदर कोई चीज है, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अगर प्लस कर देंगे तो एक तरीके से एटम का मास आ जाएगा ना। तो फॉर एग्जांपल वो मेरे पास वैल्यू आती है x नहीं, x तो हम बाद में यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, वो मेरी वैल्यू आती है p, वो मेरा p आता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मैंने प्लस करा तो वो p आया। और अगर मैं पूरे एटम का मास निकाल रहा था, मतलब कि जो पूरा होल एटम है उसका मास निकाल रहा, तो वो मेरा मान लो आ गया q। तो अगर मैं यहाँ पर मतलब दोनों की वैल्यू अगर कंपेयर कर रहा था, जो मेरा q था वो मेरा p से ज़्यादा आ रहा था। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन राइज हो गया, अगर एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही है और दोनों को प्लस करके कोई वैल्यू आ रही है, और अगर पूरे एटम का मास है वो जो उससे ज्यादा है, तो उसका मतलब कि इसमें इन दोनों में कुछ और भी ऐड हो रहा है, तब जाके एटम का मास बन रहा है। तो यहाँ पर नए साइंटिस्ट आते हैं जो कि हैं जेम्स चैडविक, जे नहीं था शायद, सिर्फ जेम्स था, हाँ जेम्स चैडविक, ठीक है। ये कहते हैं कि एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका नाम होता है न्यूट्रॉन, NEUTRON, जो कि क्या है N0 से डिनोट होता है, जिसका क्या है कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है, बस इसमें क्या होता है एक सिंपल मास होता है। तो अगर हम इसमें प्लस कर देंगे न्यूट्रॉन, तब जाके हमारी दोनों वैल्यू क्या आती हैं, इक्वल आती है। तो जेम्स चैडविक ने किस चीज को डिस्कवर किया, एक तरीके से न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, जो कि डिनोट करते हैं N0 से, और उसका हमारा कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसमें सिंपल हमारा क्या होता है मास होता है। ये हमारा पॉइंट आ जाता है। आओ जी नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास चल रहा है ना, हाँ। तो एटॉमिक मास को हम जो डिनोट करते हैं वो हम क्या करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर एक और नंबर आता है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम A से डिनोट करते हैं। और कोई भी हमारा एलिमेंट हो गया, या मान लो हमारा X एलिमेंट हो गया, तो X एलिमेंट में हमारा जो एटॉमिक मास होता है वो हमारा ऊपर होता है। मास ऊपर का मतलब मास ऊपर है, और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो उसका नीचे लिखा जाता है। ये आप कैसे याद कर सकते हो जी, मास मतलब कि भारी वजन। तो भारी वजन सिर पे उठाते हैं ना, मतलब कोई भी सामान अगर उठा के चलना है तो वो ऐसे सिर पे उठाते हैं ना। तो Z मतलब मास ऊपर आ गया और एटॉमिक नंबर वो हमारा नीचे आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हाइड्रोजन आ गया है, तो हाइड्रोजन का मास मतलब कि वैसे तो ये सेम हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारा इसमें क्या हो गया 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, और मास भी हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन का नंबर किस पे आता है, ऑक्सीजन हमारा किस नंबर
पे आता है? हमारा 8 नंबर पे आता है और उसका मास कितना होता है? हमारा 16 होता है। तो जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा कहाँ पर आएगा? वो नीचे आएगा, और जो हमारा एटॉमिक मास है वो हमारा कहाँ पर आएगा? ऊपर आएगा। इसी तरीके से हमारा ये पूरा चार्ट आता है। इसमें क्या आता है हमारे पास? एक तो सारे जो एटम्स हैं उनके नाम आ जाते हैं, सेकेंडली सेकंड हमारे क्या आ जाते हैं? उनके सिंबल्स आ जाते हैं। फिर थर्ड उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाते हैं, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो हमारे एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं। जितने जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। और अगर उसने किसी से गेन और लूज नहीं किया, मतलब जो एक एटम नॉर्मल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या है? प्रोटॉन के इक्वल ही होते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका जो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो भी 8 होंगे इसमें, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो भी इसमें क्या होंगे? 8 ही होंगे। 8, हाँ सिंपली हमारा आ गया। चलो, और ये एक बार चार्ट फिर से देख लो। ये जो हमारा चार्ट आता है पूरा, इसमें हमारे पास प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन आपके सिंपल जो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल है वो कहाँ से यूज होगा? एटॉमिक मास में से। एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा? जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उन दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? आपके पास एटॉमिक मास की वैल्यू आएगी। तो देखो इस चार्ट में भी इस तरीके से लिखा हुआ, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास आएगा। या फिर अगर हम सिंपली एटॉमिक मास में से हम क्या माइनस कर देंगे? प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। कुछ मतलब कि जो आपको एटॉमिक नंबर, ये जो पूरा चार्ट है ये पूरा सिंपली एक तरीके से आपको याद होना चाहिए, और ये जो वैल्यूज है कौन किसके इक्वल होता है ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टर्म आती है यहाँ पर वो आती है आपकी वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है? देखो जो भी एटम है उसके अंदर आपकी शेल्स हैं, तो शेल्स में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो मिनिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो देखो जरूरी तो नहीं होगा कि 8 ही आएंगे, कि कई बार हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, कई बार हमारे पास क्या होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास जो मिनिमम क्राइटेरिया है 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का, के शेल को छोड़ के, तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन क्या है? 8 होने चाहिए। तो 8 से जो ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो, और जो 8 से कम हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो नंबर होगा वही हमारी वैलेंसी होगी। मींस जिन इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनको वो लूज और गेन कर सकता है, उन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में हमारे पास एटॉमिक नंबर है 8, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वहां पर हमारे हो गए 8। तो के में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। एल में कितने आ जाएंगे? हमारे 6 आ जाएंगे। तो एल में होने कितने चाहिए अगर एक स्टेबल एटम है हमारा, मतलब मिनिमम लेवल कंप्लीट करने के लिए? वो हमारे 8 होने चाहिए। अब यहाँ पर कितने की कमी है? 2 की कमी है। इसका मतलब ये 2 किसी और से लेगा, और लेने का मतलब होता है माइनस साइन लगता है, तो -2 ऑक्सीजन की क्या होगी? उसकी वैलेंसी होगी। ऐसे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन में मतलब 7 होते हैं लास्ट की शेल में, तो 7 मतलब कि वो एक उसको किसी से चाहिए, तो एक अगर उसे चाहिए तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? -1 होगी। ऐसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम के पास क्या होता है? एक एक्स्ट्रा होता है, तो अगर उसके पास एक एक्स्ट्रा है तो वो एक किसी को देना, मतलब कि उसके पास एक्स्ट्रा तो वो किसी को दे देगा अपनी एनर्जी को स्टेबल करने के लिए, तो वो जो एक दे देगा तो मतलब +1 उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये सब चीजें आ जाती है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन होते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं? हाँ, हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हमारे सिंपल होते हैं, और वैलेंसी हमारी जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लूज और गेन कर सकते हैं उनको हम सिंपली बोलते हैं अपना वैलेंसी। ये सब चीजें हमारी आ जाती है। आ जाता है पूरा इस तरीके से चार्ट। देखो ये जो चार्ट है इसमें जितने भी आपके एटम्स, मतलब कि जो भी एलिमेंट्स है वो आपको लाइन वाइज ही याद होने चाहिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? अगर एक सिंपल ट्रिप्स देखें तो जैसे आप इस तरीके से याद करते हैं, ही ली बिब सन ऑफ नी ना मग, यहां पर शायद दिखना रहा होगा, मग अल सी पस कल अर के गा शक्ति वीकर मनफी को नीकू जन कागी 80 बरकर रबिए सर। मतलब कि ये जो लिखा हुआ है ये मैं आपको मतलब कि एक फोटो आपको यहाँ पर लगा दूंगा, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मतलब कि हर किसी का पहला वर्ड उठाया, उससे हमने एक राइमिंग स्कीम सी बना ली और उससे याद हो गया। जैसे ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एन से हमारा नियोन, और एन क्या हो गया? हमारा सोडियम, और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम और आर्गन हमारा इस तरीके से सारे आ जाते हैं। आपको यहाँ पर आपको शीट मिल गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। यहाँ पर ये अगर एक बार ये याद करोगे, 2-3 बार इसको बोल देना और 2-3 बार लिख के देख लेना, और सबके मतलब फर्स्ट वर्ड उठाए हुए, और बन गया कैसे? है हीली बिबसन ऑफ नी ना मग अल सीपस कल अर्स केगा सक्टी वीकर मनफी को नीकू जनगागी 80 बरकर रब सर ये जर। मतलब ये तो बहुत सारे हो गए। आपको कहाँ तक मैक्सिमम कहाँ तक याद करने? एक तरीके से आपको 18 मतलब 20 तक मैक्सिमम याद होने चाहिए उनका एटॉमिक नंबर याद है तो जो मास तो आपको गिवन ही होता है, उसके प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन आप निकाल ही लोगे। तो इस तरीके से ये आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? आइसोटोप्स का सिंपल मतलब होता है कि ऐसे आइसोटोप्स, एक सेकंड में लिख लेता हूं। आइसोटोप्स आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख देते हैं Z और A। Z का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास। मास क्या होता है इसमें? हमारा डिफरेंट होता है और जो एटॉमिक नंबर है सेम, वो हमारा सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के हमारे 3 हमारे क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। एटॉमिक नंबर तो सेम है तो सबका 1 1 ही लिख लो। एटॉमिक मास एक का 1 होता है, एक का 2 होता है, एक का हमारा 3 होता है और उनका इस तरीके से हमारा जाते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप्स का भी काफी हमारा यूज होता है। यूजेस जैसे हम यूजेस देख लेते हैं, डायरेक्ट हमारे यूजेस आते हैं। सबसे पहले जैसे यूरेनियम यूज होता है हमारा एज अ फ्यूल, वो भी एक आइसोटोप है। कोबाल्ट इज यूज इन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये एक आइसोटोप का यूज हो गया। थर्ड हमारा यूज आता है आयोडीन। आयोडीन हमारा जो गोइटर होता है उसमें उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, तो ये भी क्या है? आइसोटोप हो गया। सेकंड जो चीज आती है वो आती है आइसोबार्स। देखो आइसोबार्स का मतलब क्या होता है? इसमें जो Z और A मतलब कि एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, नंबर ये मास ये, तो मास क्या होता है? मास हमारा सेम होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा डिफरेंट होता है। कुछ इस तरीके से इसका एग्जांपल आता है। तो ये आइसोबार्स हो गया और ये हमारा आइसोटोप्स हो गया। इन दोनों के एग्जांपल और दोनों की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहीं से आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि दोनों की डेफिनेशन और दोनों के एग्जाम्पल क्या होते हैं। साथ साथ इसके जो आपके यूजेस होते हैं, एप्लीकेशन है, वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये सब आ जाता है हमारा। इसका एग्जाम्पल लिख भी देता हूँ, जैसे Cl20 और आर्गन का हमारा क्या है? 40। ये हमारा क्या होगा? इनका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। इनका जो लेकिन मास है वो हमारा क्या होता है? सेम सेम ही होता है। तो कुछ इस तरीके से आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप जो भी टॉपिक हमने समझे वो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं या लिख सकते हैं, या फिर मेरे को मैसेज कर देना, हम उसको वहां पर क्लियर कर लेंगे। बाकी सिंपल सा चैप्टर है, 2-3 बार आप पढ़ोगे, 1-2 बार आप वीडियो देखोगे। बाकी इस वीडियो में सभी टॉपिक को हमने बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया है। आपको कोई और वीडियो देखने की अब नीड भी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी टॉपिक हमारा मतलब कि छोटा भी नहीं हुआ है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।